Hello everyone, this is Meenakshi. It is the part 4 of December 2022 UGC NTA paper for public administration. ठीक है, पिछली वाली वीडियो में मेरा क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो छूट गया था, जो डबल टाइम 56 क्वेश्चन हो गया था, वो क्वेश्चन नंबर 58 था. ठीक है, पर काउंटिंग में वहाँ पे 57 पे आता, ऊपर से उसको मैंने डबल में 56 कर दिया था. काउंटिंग वाइज में 57 था, बट ऐसे अगर आप देखें क्वेश्चन वाइज तो वो क्वेश्चन नंबर 58 था. ओके, जो वो गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन था. ये 57 क्वेश्चन ये है जो वहाँ मुझसे मिस हो गया था, मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगी आपको. ठीक है, कौन से इनमें से कौन से जो नीचे दिए गए हैं, कौन से नीति आयोग के दिए गुड गवर्नेंस के या इफेक्टिव गवर्नेंस के 7 पिलर में से एक नहीं है? पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनमें से कौन सी चीज़ है जो 7 पिलर जो कि नीति आयोग ने दिए हैं इफेक्टिव गवर्नेंस के, उनमें से नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है. देख लेते हैं. नीति आयोग ने जो इफेक्टिव गवर्नेंस के जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ये पिलर्स दिए हैं, वो क्या है? प्रो पीपल. ओके, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, इंक्लूजन फॉर एवरीवन यानी कि पार्टिसिपेशन, ओके, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. ये आपके 7 पिलर्स हैं एज पर नीति आयोग फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? पार्टिसिपेशन है, ट्रांसपेरेंसी भी है, बट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति आयोग के हिसाब से इफेक्टिव गवर्नेंस के पिलर्स का पार्ट नहीं है. ओके, नॉट पूछा हुआ है. सो द राइट आंसर इज 2, दैट इज बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज इन यूएसए इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नीचे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो हैं अमेरिका के, उसके कुछ रिफॉर्म्स दिए हुए हैं. कौन सा रिफॉर्म कौन से पीरियड में आया था, आपको इसको ऑर्डर में लगाना है. मॉडल पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट एक्ट, हैच एक्ट या पेंडल्टन एक्ट. 4 ये एक्ट दिए हुए हैं. इसमें से मुझे मॉडल पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो है, इसकी करेक्ट डेट नहीं मिली, तो मैं वो जो है वो स्किप करूँगी, बट देखते हैं अभी. ठीक है, ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं. आपका जो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट एक्ट जो है आपका, ओके, दिस वन गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट एक्ट जो है, ये आपका 1993 का एक्ट था. ओके, ये क्यों बनाया गया था? इसे डिज़ाइन किया गया था कि आप जो प्रोग्राम मैनेजमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोग्राम मैनेजमेंट है, उसको इम्प्रूव कर सको. ओके, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? वो गवर्नमेंट जहाँ पर जो आपकी पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड हो. ओके, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है. इस पॉइंट को याद रखें, क्योंकि आगे फेडरल एम्प्लॉयज़ वर्ड भी आएगा. फेडरल एम्प्लॉयज़ का मीनिंग क्या हो गया? जो इस फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं. ठीक है, यानी कि जो प्रोविंस के ऑफिसर्स हैं. ठीक है, ये वर्ड भी आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए. तो ये जो आपका गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट एक्ट था, ये क्या था? 1993 का एक्ट था. ये क्या कर रहा था? ये प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी प्रोग्राम मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूवमेंट देता है. ओके, हैच एक्ट की बात करेंगे तो ये 1939 का है. ओके, 1939 का है. ये क्या है? ये क्या करता है? जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, हार्मफुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये उनको करने से मना करता है. ठीक है, कि कोई भी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो वो प्रिवेंट हो पाए. हैच एक्ट उस पर बना था. ये क्या है? एक यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल लॉ है, जो कि सिविल सर्विस एम्प्लॉयज़ को, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, उनके जितने भी सिविल सर्विस एम्प्लॉय हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच से जो बिलोंग करते हैं, उनको किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज होने से मना करता है. ठीक है, कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट का, उसके अंडर जो सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी तरह की किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज ना हो. हैच एक्ट आपको उससे प्रोहिबिट करता है अमेरिका में. ओके, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसमें एक्सक्लूजन है. ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ये भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच से ही डील करते हैं ना, बट ये सिविल सर्विस एम्प्लॉय तो नहीं होते. इनको छोड़ के बाकी जितने भी सिविल सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, इसलिए ये हैच एक्ट जो है 1939 में ये बनाया गया था. नेक्स्ट एक्ट यहाँ पे जो पूछा गया है वो है पेंडल्टन एक्ट. पेंडल्टन एक्ट क्या है? पेंडल्टन एक्ट जो है आपका प्रेसिडेंट चार्ल्स ए आर्थर जो थे
अमेरिका के, उन्होंने इसको 16 जनवरी 1883 में साइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है पेंडल्टन एक्ट, ओके, इसको साइन किया था। ये बेसिकली पेंडल्टन एक्ट था क्या, ये एक लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन था, यानी कि एक लॉ था जिसने क्या किया था, फेडरल एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें मेरिट बेस्ड सिस्टम लाने की कोशिश की कि अब जब फेडरल एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट हों, जब उनका इस्टेब्लिशमेंट हो या उनकी सिलेक्शन हो, वो मेरिट बेसिस पर हो। पहले जो पॉलिटिकल एफिलिएशन से सिलेक्शंस होती थी, यानी कि स्पॉइल सिस्टम से जो सिलेक्शंस होती थी, इसने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करते हुए कहा था कि अब जो सिलेक्शंस होंगी वो मेरिट बेसिस पर होंगी। ठीक है। साथ ही साथ इस एक्ट ने क्या किया था, इसने ये भी कहा था कि अगर कोई ऑफिसर जो है वो किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन दिखा रहा है, तो आप उस तरह के एम्प्लॉय को आप इलीगली उसको ये नाम देके कि मतलब किसी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कि इसने कुछ पॉलिटिकली कुछ जो है वो चीट किया या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया जो इसको एज एन एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, आप इस बेसिस पर किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो फायर नहीं कर सकते हैं, उसको आप जो है डिसमिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया, एक सिक्योरिटी सी मिल गई सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ को, है ना। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो पेंडल्टन एक्ट था ये किसके लिए था, ये क्यों आया था, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रही थी, फेडरल डिपार्टमेंट्स में इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल रही थी। ठीक है, जब सिविल वार होती है उसके बाद, ओके। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट जेम्स ए गारफील्ड है, उनका असैसिनेशन किया गया था 1881 में, ओके, जिस वजह से ये बात दिमाग में आ गई, लोगों के दिमाग में बैठ गई कि हमें ये जो सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स है उस जो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, 1882 तक आते आते जब गारफील्ड की डेथ हो जाती है एक सरफिरे एम्प्लॉय की वजह से, तो दिमाग में आ जाता है कि शायद सिलेक्शन ही इस तरह से हो रही है, एक सरफिरे को आपने चूज़ कर लिया बेस्ड अपॉन स्पॉइल सिस्टम, उसी की वजह से उसने प्रेसिडेंट गारफील्ड को मार दिया था। ही वाज चार्ल्स जे गीटो, ओके, चार्ल्स जे गीटो, ठीक है, चार्ल्स ए गीटो थे, ओके। फिर ओके, पेंडल्टन एक्ट की बात करेंगे। स्टार्टिंग में इसने 10% ही जो ऑफिसर्स थे फेडरल पोजीशन के उनको कवरेज दिया था। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑथर के बाद जितने भी प्रेसिडेंट आते रहे उसने ये जो इसका फेडरल पोजीशंस के जो ऑफिसर जितने इस एक्ट के अंदर इंक्लूड होते थे इसकी कवरेज बढ़ाते, प्रेसिडेंट ऑथर के बाद जितने भी प्रेसिडेंट्स आए उन्होंने इस कवरेज को बढ़ाते बढ़ाते 90% तक कर दिया। ओके, सबने बढ़ाया ही। स्टार्टिंग में 10% ऑफिसर्स ही फेडरल पोजीशन को फेडरल पोजीशन के जो ऑफिसर्स थे वो पेंडल्टन एक्ट में आते थे, यानी कि सिर्फ 10% लोग ही जितने भी ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं वो मेरिट बेसिस पर सिलेक्ट होने शुरू हो गए, बाकी सब स्पॉइल सिस्टम से सिलेक्ट होते थे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑथर के टाइम तक। फिर धीरे धीरे जो इसका जो ये कवरेज था ये 90% तक हो गया कि अब जो है प्रेजेंट पोजीशन ये है कि 90% जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके मेरिट बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं। अभी भी 10% जो ऑफिसर्स हैं वो स्पॉइल सिस्टम से सिलेक्ट होते हैं। तो अगर कभी फर्दर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या कंप्लीटली पेंडल्टन सिस्टम जो है ये एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो पाया है अमेरिका में, या कंप्लीटली मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन हो रही है अमेरिका में, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। अभी भी 10% ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो स्पॉइल सिस्टम से सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एक्ट की बात करेंगे तो ये कब का है, ये है आपका 1993 का। ओके, हैच एक्ट की बात करेंगे तो ये कब का है, 1939 का। और पेंडल्टन एक्ट कब का है, 1883 का। ओके, ये मॉडल पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो है इसका मुझे करेक्ट डेट नहीं मिला, बट ये है भी एंड में, तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, पेंडल्टन एक्ट यानी कि डी, फिर क्या आ जाएगा आपका सी, फिर आपका आ जाएगा गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट एक्ट यानी कि बी, और फिर आपका एंड में है ए। इसकी मुझे डेट नहीं पता। ठीक है, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें ताकि मेरी भी ये जो चीज़ है वो करेक्ट हो जाए। ओके, सो द राइट आंसर इज डी सी बी ए, दैट इज 4। ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नीचे कुछ बुक्स दी गई हैं, आपको उसको ऑर्डर में लगाना है। ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री सिविलाइजेशन बाय एल्टन मेयो, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बाय अब्राहम मास्लो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फ्योल। ठीक है, टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम ले, मैं बता देती हूँ आपको इसका आंसर क्या है।
ओके, देख लेते हैं। ये जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है एल्टन मेयो की, ये बुक कब आई थी? ये आई थी बुक आपकी 1933 में। ओके, जो आपकी थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन है बाय अब्राहम मास्लो, ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 1943 में। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपके कब के हैं? 1911 के, है ना? ये 1911 के प्रिंसिपल्स है ना, ठीक है। उसके बाद आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फ्योर, ये कब का थे? ये थे आपके 1916 की बुक थी। फ्रेंच में इसको 1916 में लिखा गया था। उसके बाद 1949 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ओके, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इसी बुक को, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए कि पहली बारी कब आई थी? 1916 में आई थी। तो सबसे पहले आपकी कौन सी बुक आ जाएगी? सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज सबसे पहले आपकी बुक आ जाएगी, 1 सेकेंड, प्रिंसिपल्स है ना, ये 1916 के हैं, 1916 के हैं, यस। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपकी बुक आ जाएगी सी, फिर आपकी आ जाएगी डी, फिर आपकी आ जाएगी ए, एंड फिर आपका आ जाएगा बी। ओके ओके, सो द राइट आंसर इज 2, सी डी ए बी। ओके, 2 आंसर की में इसका आंसर 4 दे रहे थे, सी डी सी ए बी। ओके, नहीं, डी सी ए बी नहीं है। सबसे पहले आपकी ये है, सबसे पहले बुक आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है 1911 की। ओके, सी पहले है, डी बाद में। ओके, ये आंसर बन रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको नीचे बुक्स दी हुई हैं, उनको ऑर्डर में अरेंज करना है। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। टेक योर टाइम, आराम से करें। ओके, देख लेते हैं। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज ये किसकी बुक थी? डगलस मैकग्रीगर की बुक थी। कब की बुक है ये? 1960 की, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव किसकी है? चेस्टर बर्नार्ड की। ये कब की बुक है? 1938 की, चेस्टर बर्नार्ड की थी ये, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात करेंगे तो ये हर्बर्ट साइमन की बुक है। ये कब की है? 1947 की बुक है। उसके बाद आपकी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट बुक है, ये किसकी थी? ये आपकी थी डेविड ई गैबलर की और डेविड ई ऑसबॉर्न की और टेड गिबलर की, ठीक है, 1992 की। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी बुक आपकी आ जाएगी? ठीक है, सबसे पहले आपकी बुक आ जाएगी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, दैट इज ए, नहीं, सबसे पहले आपकी आ जाएगी बी, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, बी। फिर आ जाएगी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ओके, दैट इज सी। फिर आपकी आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज नहीं, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, दैट इज ए। फिर आपकी एंड में आ जाएगी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, बी सी ए डी, ठीक है, बी सी ए डी, ठीक है। आंसर की में था इसका ए बी सी डी, आंसर इसका आंसर की में डी आ रहा था। बहुत सारी करेक्शंस हुई थी इस पे। ये पेपर जो है ये बहुत टफ था, पहले मैं आपको ये बता दूं, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। इसमें रीजनल दर्शंस भी थी, इसमें मैच द कॉलम भी था, स्टेटमेंट्स भी थी, लॉन्ग आंसर्स भी थे। 2022 दिसंबर का जो पेपर आया था, वन ऑफ द टफेस्ट फॉर्मेट से पेपर आया था ये, ठीक है। देखिए पीछे भी ये जो ऑर्डर में लगाया था उसका की में गलत था, अभी भी जो ऑर्डर में लगाया इन्होंने वो की गलत है, वो ए बी सी डी कह रहे हैं, जबकि इसका आंसर बी सी ए डी है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी बुक है आपकी? फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, फिर आपकी कौन सी आएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, फिर है आपकी 1960 की ह्यूमन साइड ए, और फिर एंड में री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट डी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसमें आंसर भी बहुत सारे गलत थे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी सी ए डी, दैट इज ए। आंसर की में 4 था, जो कि गलत है, ठीक है। तभी कहते हैं आप एक्सप्लेनेशन से करोगे तो आपको गड़बड़ कम होगी। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आपको उनको ऑर्डर में लगाना है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करें इसको। देख लेते हैं।
गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था ये 26 फरवरी 1967 का केस था। इसने क्या कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है। क्या कहा था गोलकनाथ केस ने कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है। उसके बाद 1973 में केशवानंदा भारती केस आते हैं, जो कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था। ठीक है, केस ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था। ये 1973 का केस था। इसमें केशवानंदा भारती ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को जो है वो चेंज कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर कोई भी हिस्सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आप उसको अमेंड कर सकते हैं एज पर केशवानंदा भारती केस। मिनर्वा मिल्स का जो केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के अगेंस्ट था। ये 1980 का केस था। ठीक है, ये 1980 का केस था। इसने फर्दर ये चीज़ कही थी कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसने क्या कहा था कि जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, सेफगार्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आती है तो कोर्ट्स उसके साथ हैं। मिनर्वा मिल्स केस ने केशवानंदा भारती केस को थोड़ा सा रीइंफोर्स फर्दर किया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आपको उसका ध्यान बिल्कुल रखना है। ठीक है, ये उन्होंने कहा। फिर आपका आ जाता है SR बोम्मई केस। 1 सेकेंड। SR बोम्मई केस, SR बोम्मई केस जो था इट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सरकारिया कमीशन, जो 1988 की आपकी रिपोर्ट है उसके पर बेस्ड है ये। SR बोम्मई केस कहता है, जो कि 1994 का केस था, इसने क्या कहा था कि आप वो सारी सिचुएशन को एनलिस्ट करें, वो सारी सिचुएशंस को एनलिस्ट करें जो कि आर्टिकल 356 के अंडर ये डिसाइड करवा सके कि आप कितना ज़्यादा कहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकते हैं, कहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वो लिस्ट आप बना करके ले आए उन सिचुएशंस की कि जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को लगाना सही है या नहीं है। आर्टिकल 356 हुआ आपका प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना सही है, कहाँ पर गलत है, इस चीज़ को आप एनलिस्ट करें। कहीं पर भी उठाकर आप जो है प्रेसिडेंट रूल को ना लगाएं, आप लिस्ट करें उन सारी सिचुएशंस को, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। ये आपका SR बोम्मई केस है। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, गोलकनाथ केस कब का था? 1967 का। ओके, 1967 का। SR बोम्मई आपका कब का केस था? 1994 का। मिनर्वा मिल्स कब का था? 1980 का। और आपका केशवानंदा भारती था 1973 का। ओके, तो इस तरह से सबसे पहला कौन सा आपका आ जाएगा? सबसे पहला आपका आ जाएगा A, फिर आपका आ जाएगा D, फिर आपका आ जाएगा C, और एंड में आपका आ जाएगा B। ADCB, दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द chronologically according to the year of presentation of different reports of second ARC to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली कौन सी रिपोर्ट है, सबसे बाद में कौन सी रिपोर्ट है, इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। ARC, सेकेंड ARC की रिपोर्ट है। ठीक है, सोशल कैपिटल, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नेंस, इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से करें। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, आपकी सबसे पहली रिपोर्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रिपोर्ट है। ओके, सोशल कैपिटल की बात करेंगे तो ये आपकी 9th रिपोर्ट है। एक जगह पे एक वीडियो में मैंने पूरे ये जो 15 की 15 रिपोर्ट्स है उसको ऑर्डर में लगाया, आप लोग वहाँ से देख लें। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये आपकी 12th रिपोर्ट है। ओके, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपकी लोकल गवर्नेंस जो है वो आपकी 6th रिपोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? B, फिर आपकी आ जाएगी D, फिर आपकी आ जाएगी A, और एंड में आपकी आ जाएगी C। ठीक है, BDAC, दैट इज 2। ठीक है, किसी एक पेपर में मैंने ये जो सेकेंड ARC की 15 की 15 रिपोर्ट्स हैं, इनका पूरे नाम और पूरा जो है इलेबरेशन थोड़ी सी और भी दी है कि सेकेंड ARC क्या थी। ठीक है, वीरप्पा मोइली के अंडर ये कमेटी बनी थी, कमीशन बनी थी, वीरप्पा मोइली के अंडर बनी थी। ये 2005 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये जब एक बिग रिफॉर्म आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है, बिग रिफॉर्म्स जब लाने हैं, ठीक है, तब आपको ARC लेकर के आनी है। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे जो चेंजेस थे वो सरकारी कमीशन ही लेकर के आ गई थी, बट आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में बिग और मेजर रिफॉर्म्स लाने हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी जो फर्स्ट थी 1964-66 की, वो इससे ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि उसकी रिकमेंडेशंस मानी गई थी। सेकेंड ARC की जो रिकमेंडेशन है ये अभी भी जो है वो
मतलब झूलती हुई हैं, बीच में ही हैं, कुछ मानी गई, कुछ नहीं भी मानी गई, और कुछ तो मानी जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है BDAC, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है आपको। ये जो पंचायती राज कमीशन हैं, कमीशन है, उसके जो अंडर कमेटीज़ हैं, इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। एलएम सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। टेक योर टाइम। देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करेंगे तो ये 1957 में इस्टेब्लिश होती है। इसका काम क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है उसको रिव्यू करना, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को देखना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का, कि इसकी फंक्शनिंग देखना प्रॉपरली है, किस तरह से फंक्शन कर रही है, किस तरह से फंक्शन नहीं कर रही है, या उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना। बलवंत राय जी मेहता की ये कमेटी थी, ओके। अशोक मेहता कमेटी की बात करेंगे तो ये जनता गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी 1977 में। क्या करने के लिए, पंचायती राज सिस्टम जो है, जो थोड़ा सा वीक था उस समय, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है, उसको पढ़ो, उसको स्ट्रेंथन करो, इसके लिए ये कमेटी बनी थी अशोक मेहता, ओके, 1977 की। GVK राव की बात करेंगे तो ये क्या थी, इसे प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था। क्या करने के लिए, कि आप रूरल डेवलपमेंट, जो इंडिया की जो रूरल डेवलपमेंट है उसको आप रिव्यू करें, रूरल डेवलपमेंट जो है इंडिया की उसको रिव्यू करें, और कुछ पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम्स आप लेकर के आएँ। इस पर ये कमेटी थी, GVK राव के अंडर थी, 1985 की थी ये, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट है एलएम सिंघवी कमेटी। ये राजीव गांधी ने अपॉइंट की थी, 1986 में की थी। किसके लिए की थी, कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो भी चैलेंज प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको रिव्यू करो, ठीक है। आप देखो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फेस कर रही हैं, और फिर आप उस पर कुछ रिकमेंडेशंस दो कि इन सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, इनसे उनको रिवाइटलाइज कैसे करवाना है, ठीक है, उनको इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर लेकर के आना है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एलएम सिंघवी बोलते हैं। एलएम सिंघवी कब की थी, 1986 की थी। बलवंत राय मेहता कब की थी, 1957 की थी। GVK राव कब की थी, GVK राव आपकी थी 1984 की थी। 1 सेकंड मुझे चेक करने दे, 1984 था, 1985 था, ठीक है, नहीं, ओके। ठीक है, एलएम सिंघवी कब की थी, 1986 की। बलवंत राय थी 1957 की। उसके बाद GVK राव आपकी थी 1985 की, और आपकी अशोक मेहता थी 1977 की। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी आपकी, B, फिर आपकी कौन सी आ जाएगी, C, फिर आपकी आ जाएगी A, एंड में आपकी आ जाएगी BDCA, ओके। सबसे पहले आपका आ जाएगा अशोक मेहता कमेटी, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता, फिर आपका आ जाएगा GVK राव, और फिर एंड में आपकी आ जाएगी एलएम सिंघवी कमेटी, BDCA, ओके। सो द राइट आंसर इज 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टफ पेपर था ये, आप देख रहे हैं कैसे ऑर्डर में लगाओ, मैचेस, स्टेटमेंट्स, एजर्शंस, कितने सारे पिछले पेपर में देखा आपने, कितने सारे मैच द कॉलम थे। अभी इधर देखिए कैसे ऑर्डर में लगाने के लिए कह रहे हैं, बैक टू बैक क्वेश्चंस। बहुत टफ पेपर था, 2022 दिसंबर का पेपर बहुत टफ आया था, ठीक है। आपको कुछ टैक्स रिफॉर्म्स या डिसइन्वेस्टमेंट की कुछ कमिटीज दिए गए हैं, उनको आपको ऑर्डर में लगाना है। बहुत टफ पेपर था ये। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन अंडर GV रामाकृष्णा, विजय कैलकर कमेटी ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, राजा चेलिया कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म्स, KL रेखी कमेटी ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। इसको ऑर्डर में लगाएं। देख लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट बॉडी थी इंडिया की, ओके, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। किसके लिए, ताकि वो कुछ PSU जो हैं उनको डिसइन्वेस्ट कर सके, उनको क्या कर सके, उनको उनके जो रोल्स हैं उसको थोड़ा सा कट डाउन कर सकें। विजय कैलकर कमेटी की बात करेंगे तो इसको विजय कैलकर के अंडर ये कमीशन जो है कमेटी जो है बैठी थी। ये कब बैठी थी, 2015 में बैठी थी। यूनियन बजट ऑफ इंडिया ने इसको बिठाया था। कब, क्यों बिठाया था, कि क्या कर सके ये जो आपके देख लेते हैं।
डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कब की थी? 1996 की। विजय केलकर 2015 की। राजा चेलिया थी 1991 की। और केएल लेखी थी 1992 की। ओके, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सी, फिर आ जाएगा आपका डी 1992, फिर आपका आ जाएगा ए, और फिर आपका आ जाएगा बी। ओके, सी डी ए बी, दैट इज 3, सी डी ए बी। ओके, 3। अच्छा, कमीशन और कमेटी में डिफरेंस आपको पता है क्या होता है? कमीशन क्या होती है? कमीशंस जो होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं मोस्टली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, परमानेंट होती हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड या डिपार्टमेंट को संभालने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। ये इसका काम होता है। अब इस कमीशन के ऊपर जब आपको इंक्वायरी करनी है या ये देखना है ये कमीशन प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये कमीशन पर्टिकुलर काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके ऊपर जो आप एक टेम्प्रेरी जो है एक बोर्ड ऑफ मेंबर बिठाते हैं, उसको कमेटी कहते हैं, ठीक है, उसको कमेटी कहते हैं। नॉर्मली ये मैंने एक जनरल डिफरेंस दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स वर लॉन्च्ड इन इंडिया। नीचे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स दी हैं, आपको उसको ऑर्डर में लगाना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। टेक योर टाइम, आराम से करें। बहुत लंबा चौड़ा पेपर है ये, करवाने में भी मतलब मेरा इतना एनर्जी जा रही है। उस समय तो आप पूछे ना, जब पेपर सामने आया था तो क्या हालत हो रही थी। बहुत टफ था ये पेपर। पेपर टफ, क्वेश्चन टफ नहीं थे, फॉर्मेट बहुत टफ था, ठीक है, फॉर्मेट बहुत टफ था। देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करेंगे तो ये 2020 का प्रोग्राम था। इसे क्यों क्रिएट किया गया था कि आप कोविड पेंडेमिक के दौरान जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा सा कंपेंसेट करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, ताकि आप नई जॉब्स को क्रिएट कर सकें, जो लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट है उसको रिस्टोर कर सके, आप सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं उनको आप पॉपुलेशन तक पहुंचा सकें। ये जो स्कीम थी इसको किसने इम्प्लीमेंट करवाया था? इसको एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन था EPFO, उसने इम्प्लीमेंट करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये किसकी थी? ये भी एनकरेज करती थी एम्प्लॉयर्स को, ध्यान में रखें एम्प्लॉयर्स के ऊपर थी ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये एम्प्लॉयर्स को प्रॉम्प्ट करती है कि आप क्रिएट करो जॉब्स को। ओके, 9 अगस्त 2016 की ये स्कीम थी, ठीक है। इसका मेन काम क्या था कि ये एम्प्लॉयर्स को उतना पैसा दे कि वो नया जॉब क्रिएट कर सके, ठीक है, वो नया जॉब क्रिएट कर सके। उसके साथ साथ जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको वर्क प्लेस में लाया जाए, ठीक है, यानी कि मेन स्ट्रीम का पार्ट उनको बनाया जाए। साथ ही साथ जो सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स है वर्कर्स को वो प्रोवाइड किए जाए। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है ये किसके ऊपर है? ये एम्प्लॉयर्स के ऊपर है कि एम्प्लॉयर्स को ही इतना पैसा दे दो कि वो नई जॉब्स को क्रिएट कर सके, वो उन लोगों को फॉर्मल वर्क प्लेस में ला सके जो कि मेन स्ट्रीम से अलग हैं, ठीक है। साथ ही साथ उनको कुछ सोशल बेनिफिट्स जो हैं वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा सके। ओके, ये थी ये स्कीम। ओके, नेक्स्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये क्या था? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था, जिसका एम क्या था कि ये इम्प्रूव कर सके रूरल पुअर की लाइफ्स को। कैसे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा के, वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देकर। इसी प्रोग्राम को हम दीनदयाल अंत्योदय योजना भी कहते थे, यानी कि DAY एनुअल NRLM। ये 2011 की स्कीम थी। नेक्स्ट आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च होती है। इस स्कीम का काम क्या था? ये छोटे और जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता था, ठीक है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे या कौन से एंटरप्राइजेज थे जो कि हाँ, ठीक है, जो कि
कॉरपोरेट नहीं थे और फार्म रिलेटेड नहीं थे। ये कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, फार्म रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, उससे भी छोटी और माइक्रो एंटरप्राइजेस थी। ओके, लोन्स किस तरह के दिए जाने की बात होती है कि 10 लाख तक का लोन आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, अब इस लोन को लोग कहाँ से एक्सेस करेंगे? बैंक से। ठीक है, NBFC से, MFI से, RRB से, जो आपके रूरल रीजनल बैंक्स वगैरह होते हैं। जो बोरोर्स थे ये क्या कर सकते थे? ये अप्लाई कर सकते थे लोन ऑनलाइन तरीके से भी, और ऑनलाइन के लिए इनका पोर्टल क्या था? 1 सेकेंड, मुझे इसको क्लियर करने दें। ऑनलाइन भी कर सकते थे, और इनका पोर्टल क्या था? वो था उद्यमी मित्र पोर्टल। ठीक है, और बाय विजिटिंग ए नियर बाय ब्रांच ऑफिस। आप चाहें तो ऑनलाइन उद्यमी मित्र पोर्टल से कर सकते हैं, लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं, या फिर आप किसी पास के नज़दीकी ब्रांच जो है बैंक की, वहाँ जाके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अवेल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब की थी? 2020 की। कैसे याद रहेगा आपको? ये जो प्रॉब्लम्स जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन देख रही थी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक जो 2020 में आया था कोरोना का, उसकी वजह उससे जो एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ था, ये उसको रीजनरेट करने के लिए, उस लॉस को रिवाइव करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए ये प्रोग्राम है ये आया था। फिर आपका प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना था, ये कब का था? ये आपका 2016 का था। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपका 2011 का था, और आपका प्रधानमंत्री रोजगार मुद्रा योजना आपका 2015 का था। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा C, फिर आपका आ जाएगा D, फिर आपका आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ये रोजगार प्रोत्साहन, दैट इज B, और एंड में आपका आ जाएगा A, C, D, B, A, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, chronologically arrange the passing of amendments to the Constitution of India concerning the following subjects। ये जो आपको नीचे कमीशन कमेटी जो भी दिया गया है, इसको आप इन अमेंडमेंट्स को आपको ऑर्डर में लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, restrict the size of the council of ministers to 15% of legislature, 10% of reservation to economically weaker sections, that is EWS, promotion of cooperative societies। बहुत टफ पेपर, आप देख रहे हैं किस तरह का पेपर है ये। एक साथ 4 अमेंडमेंट्स पूछिए, उसको ऑर्डर में लगाएं। ओके, कितना टफ हो जाता है देख लेते हैं। ये तो पेपर वेट करने वाला है ही नहीं है कि मैं वेट करूँ या वो करूँ। ओके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो ये जो अमेंडमेंट था, जब पहली बारी ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था? ये आपका 102nd अमेंडमेंट था। ओके, 102nd अमेंडमेंट था 2018 का। ओके, 2018 का था ये अमेंडमेंट आपका। ओके, इस एक्ट ने क्या किया था? आर्टिकल 338B जो है उसको ऐड करवाया था। जो अभी तक 338A तक आर्टिकल्स थे, 338B ऐड हुआ था, जिसने क्या कहा था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्टेस या क्लासेस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कहा था। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसने क्या कहा था कि जो भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके नंबर को आप किस तरह से लिमिट करें, इस पर बात की थी। इसने कहा था कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो 15% टोटल मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं वो जो टोटल नंबर जो है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो टोटल नंबर के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, क्योंकि इसका मतलब होगा कि रूलिंग पार्टी के इतने मेंबर्स होने चाहिए। ओके, बाकी मेंबर्स को भी जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए ये जो है ये 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 का, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ 15% हो टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस के, बाकी मेंबर्स को भी जगह देने के लिए ये जो है वो एक्ट पास हुआ था, ये अमेंडमेंट पास हुई थी। ओके, इस अमेंडमेंट के हिसाब से मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के? 12 से ऊपर मेंबर नहीं होने चाहिए। ओके, फिर आपका आ जाता है 10% EWS कोटा। ये आपका 103 जो है वो अमेंडमेंट एक्ट था, 2019 में पास हुआ था। इसने आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया था, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको अमेंड किया था। ओके, इसने आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 ऐड किया था। ठीक है,
इसने क्या कहा था कि जब आप जॉब्स की या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स की बात करें तो वहाँ पर आपको एक नई रिजर्वेशन देनी है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आपको देनी है, ठीक है, ये इसने कहा था। इसने क्या कहा था कि आपको उन पुअर को जो है प्रमोट करना है, उन पुअर पीपल को प्रमोट करना है जो उस 50% रिजर्वेशन पॉलिसी में नहीं आते हैं, जो कि शेड्यूल कास्टेज, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के अंडर हैं, ठीक है। यानी कि SC, ST, OBCs के अलावा जो बाकी पुअर हैं उनको आप कवर करो। अभी तक जो 50% आपके SC, ST और OBC हैं, उनके अलावा जो बाकी पुअर हैं इस EWS कैटेगरी में, वो वाले पुअर स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा जो अमेंडमेंट है वो है हमारा 43B से डील करता हुआ, यानी कि 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का, ओके। इसका पर्पस क्या था, इस जो आपका 97 अमेंडमेंट है इसका पर्पस क्या था, इसने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग को प्रमोट करने की बात की थी, ओके। डायरेक्ट किया था स्टेट को कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है उसको प्रमोट किया जाए। इसने आर्टिकल 43B जो है पार्ट 4 में उसको ऐड करवाया था। आप ये कह सकते हैं कि पहले 43A तक आर्टिकल्स थे, अब 43B भी इसने ऐड करवाया था। 43B जो है आर्टिकल वो किससे डील करता है, वो डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। दूसरे कुछ चेंजेस जो ये 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 का लेकर के आया था वो क्या था कि इसने राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंडामेंटल राइट्स में ऐड कराया था, यानी कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में ऐड करवाया, ओके। साथ ही साथ इसने पार्ट 9B ऐड किया था जिसका टाइटल था द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9B, ओके, ये ऐड किया था, जिसने क्या इंक्लूड किया था, इनकॉर्पोरेशंस, रेगुलेशंस और जो वाइंडिंग अप है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी है उसको उसने ऐड करवाया था, पार्ट 9B ऐड करवाया था, ओके। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। ओके, देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, ये कब का था, ये था आपका 2018 का। उसके बाद आपका जो रिस्ट्रिक्शन थी टू साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कब की थी, आपकी 91st अमेंडमेंट 2003 की। 10% कोटा कब दिया गया था, 2019 में। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो प्रमोशन थी ये कब की थी, 2011 की, ओके। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा, सबसे पहले B, फिर आपका आ जाएगा D, फिर आपका आ जाएगा A और एंड में आपका आ जाएगा C, BD AC, दैट इज 2, ओके, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च के स्टेप्स दिए हुए हैं, रिसर्च का जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, कंसेप्चुलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, सेलेक्टिंग अ सैम्पल, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, जैसे जैसे स्टेप्स है वैसा ही है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले आप रिसर्च की प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे, ये है। उसके बाद आप डिज़ाइन करेंगे कि रिसर्च करनी कैसे है। जब डिज़ाइनिंग हो जाएगी यानी कि ब्लूप्रिंट बन जाएगा, यानी कि ब्लूप्रिंट बन जाएगा, उसके बाद आप डाटा कलेक्शन के मेथड्स में चले जाते हैं। फिर आप सैम्पल डिसाइड करते हैं कि सैम्पल कौन सा लेना है, सैम्पल का फ्रेम कौन सा लेना है, ओके। उसके बाद आप अपना जो रिसर्च प्रपोजल उसको लिखते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी, इसका सीधा सा आंसर था ABCDE, ओके, 2, ठीक है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद आप डाटा कलेक्शन के मेथड्स लगाते हैं कि ये मेथड लगाएंगे। उसके बाद आप अपना सैम्पल का फ्रेम तैयार करते हैं, ये मेरा सैम्पल होगा। उसके बाद आप रिसर्च प्रपोजल को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन असर्शंस दिए हैं। पहले आपको एक असर्शन दिया गया है, उसका रीज़न दिया गया है। आपको देखना है कि जो असर्शन रीज़न है ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है। उसके बाद आपको देखना है जो असर्शन है वो रीज़न को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोटेरिया के हिसाब से जो दंड है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। इज़ टू मेक पीपल डिवोटेड टू राइटियसनेस। दंड क्यों दिया जाता है, ताकि लोग जो हैं वो राइटियसनेस का जो पाथ है उसको फॉलो करें। रीज़न देते हैं, अथॉरिटी इज़ टू बी ओबेड बाय द पीपल ऑन अकाउंट ऑफ सैंक्शंस बिहाइंड ऑर्डर्स एंड द पोजीशन ऑफ द ऑफिसर हु इश्यूज अथॉरिटीज़, ठीक है।
कि लोगों के ऊपर अगर आप सैंक्शन लगाएंगे तो ही वो ओबे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कौटिल्य के हिसाब से जो दंड है वो एक सिंबल है। ठीक है, अथॉरिटी का एक सिंबल है। साथ ही साथ कौटिल्य के हिसाब से अथॉरिटी क्या है, ये तब ओबे होगी लोगों से, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ सैंक्शंस बिहाइंड ऑर्डर्स एंड पोजीशन ऑफ द ऑफिसर हु इश्यूज अथॉरिटी। ठीक है, ओके, कि जो अथॉरिटी है ये तब आप ओबे करेंगे जब सैंक्शंस वगैरह आप लगाएंगे, या जो भी मतलब जो भी ऑफिसर है, ठीक है, जो पेनल्टी लगा रहा है उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन होगी। ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी उठा करके मुंह आ रहा है और आपको वो पेनल्टी लगा रहा है आपके ऊपर, आप मान जाएंगे। ठीक है, उन ऑर्डर्स के पीछे कुछ सैंक्शंस हों, उन सैंक्शंस के पीछे कुछ ऑर्डर्स हों, लगाने वाला जो सैंक्शन लगाने वाला जो ऑफिसर है उसकी कुछ पोजीशन हो, तभी अथॉरिटी जो है वो लोग मानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट दंड से इस चीज़ का रिलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि दंड एक सिंबल है जो आपसे ये काम करवाता है। ठीक है, आपको राइटियसनेस के पाथ पे लेकर के आता है। दूसरे हाथ ये कहते हैं कि अथॉरिटी तब मानी जाएगी जब उन ऑर्डर्स के पीछे कुछ सैंक्शंस वगैरह हों। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट ये दंड को जस्टिफाई, सेकंड जो स्टेटमेंट है, जो रीज़न है, वो दंड को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट जो आर है, जो रीज़न है, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है आपके एजर्शन को। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपको पहचाना है दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं हैं। दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, आपको ये देखना है। स्टेटमेंट 1 कहती है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिजॉर्टेड टू पासिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बिल। ओके, जो ज्वाइंट सीटिंग है पार्लियामेंट की वो अमेंडमेंट बिल के ऊपर काम नहीं कर सकती है, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग अमेंडमेंट्स के ऊपर नहीं बैठती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा विल प्रिसाइड एट द ज्वाइंट सीटिंग। दोनों स्टेटमेंट्स को पहचानना है, दोनों ठीक है, दोनों इनकरेक्ट हैं, एक ट्रू है या एक इनकरेक्ट है। ओके, ये पहचानना है। देख लेते हैं थोड़ा सा ज्वाइंट सीटिंग है क्या। ज्वाइंट सीटिंग आपकी 108 आर्टिकल से डील करती है। ये क्या कहती है कि जो दोनों हाउसेज है पार्लियामेंट के, ये मीटअप करेंगे अगर दोनों हाउसेज के बीच में कुछ डेडलॉक सिचुएशन आ गई है। अगर किसी बिल को पास करते समय राज्यसभा लोकसभा की बात नहीं मान रहा और लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं मान रहा, दोनों के बीच में डेडलॉक सा लग गया है, उस समय उस चीज़ को हटाने के लिए एक ज्वाइंट सीटिंग करवाई जाती है। ओके, जब ये होता है तो क्या किया जाता है, वन हाउस पासेज अ बिल एंड द अदर रिजेक्ट्स इट्स। ठीक है, ये कब होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ज्वाइंट सीटिंग बैठाता है। ये कब होती है, जब एक हाउस बिल को पास करेगा, दूसरा उसको रिजेक्ट करेगा। ओके, जो हाउसेज हैं वो एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं तब होगा, या फिर किसी भी बिल को पास किए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, मोर देन 6 months हैव पास सिंस वन हाउस रिसीव्ड अ बिल एंड इट हैज़ नॉट स्टिल हैज़ बीन पास्ड। ठीक है, कि 1 मंथ से ज़्यादा टाइम 6 महीने से ज़्यादा टाइम बीत गया है, बट जो बिल है वो पास नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है आपका वो ज्वाइंट सीटिंग वो बिठा देता है। ओके, अब ये कैसे बिठाई जाती है, कैसे होता है, प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है ज्वाइंट सीटिंग को, स्पीकर जो है लोकसभा का वो इसको प्रिसाइड करता है, यानी कि उसका प्रेसिडेंट होता है। ओके, अगर स्पीकर अनअवेलेबल है तो डिप्टी स्पीकर बैठेगा लोकसभा का, और अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के दोनों ही एब्सेंट हैं तो राज्यसभा का चेयरमैन इसको प्रिसाइड करेगा। ठीक है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, कम से कम जो दोनों मेंबर्स हैं उसके 1/10 मेंबर जो हैं ये होने चाहिए। अगर बिल जो है 1 सेकेंड, हाँ, जो बिल है वो तभी पास होगा जब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो है दोनों हाउसेस उसको पास करेंगे, तब भी ये पास होगा। इट कैन ओनली पास इफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस सपोर्टेड इट। अगर सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउस से आएगा तभी ये जो ज्वाइंट सीटिंग का जो बिल है ये पास होगा। ओके, बहुत टफ होता है ज्वाइंट सीटिंग का डिसीजन। ठीक है, कहाँ पर ये किया जाएगा, जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है वहाँ पे ये किया जाता है। ठीक है, किन सिचुएशंस पे आप ज्वाइंट सीटिंग नहीं बिठा सकते हैं, जब बात मनी बिल की हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बिल्स की हो, वहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती है। कैसे ओरिजिनेट हुई थी, ये कहाँ से लिया गया था आइडिया, ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। ठीक है, आइडिया, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, देख लेते हैं। ज्वाइंट सीटिंग जो है
ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बिल्स पे पास नहीं होता, बिल्कुल ना ही मनी बिल पर होता है, ना ही आपके अमेंडमेंट बिल पर होता है। ठीक है, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी बिल जो है वो मनी बिल से रिलेटेड अमेंडमेंट तो हो ही नहीं पाएगी, हर बारी ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी। और जो स्पीकर है लोकसभा का वो इसको प्रिसाइड करता है। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, सो द आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 and 2 आपको पहचाना है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। बजट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन ग्रॉस एस्टिमेट्स एंड नॉट नेट एस्टिमेट्स। इट मेक्स ए पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर इफेक्टिव। पहले मैं बता दूं, अगर ये रीजन एजर्शंस का क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू होता। ओके, कि रीजन जो है वो एजर्शन को जस्टिफाई कर रही है। ओके, बिल्कुल, जब बजट बनाया जाता है तो आप ग्रॉस एस्टिमेट्स लेकर के चलते हैं, नेट नहीं लेंगे, आप पूरा कंप्लीट लेकर के चलेंगे, क्योंकि इस तरह से आप पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है एक्सपेंडिचर के ऊपर, ये बड़ा इफेक्टिवली हो पाएगा। रीजन एजर्शन में आया होता तब भी ये क्वेश्चन जो है ये रीजन एजर्शन को जस्टिफाई करता, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती, क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो इसका आंसर सीधे आएगा बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। ओके, ग्रॉस एस्टिमेट्स लगाए ही इसलिए जाते हैं कि पार्लियामेंट पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकें। ओके, नेट लगाएंगे तो वो नहीं होता कुछ मतलब माइनस प्लस करके दे देंगे, अरे ये पैसा वहाँ खर्च हो गया, वहाँ खर्च हो गया, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ खर्च हुआ, पता चलेगा कि कुछ और तरीके से ये जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के वो वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ग्रॉस लगाया जाता है, पूरा आपको एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं ताकि एक प्रॉपर कंट्रोल जो है पार्लियामेंट वो कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक पॉलिसी पे क्वेश्चन है। ऑल पब्लिक पॉलिसी इनोवेशंस आर रूटेड इन टाइमिंग, कि जितने भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं वो टाइमिंग पे बेस्ड हैं। टाइमिंग जो है वो स्टेट क्राफ्ट का हॉलमार्क है या नहीं है। रीज़न कहता है टाइमिंग इज़ एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ नॉट अ मशीन बट एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मशीन नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गन्स हैं, सारे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म जैसा बनाते हैं। इनके ये जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं ये ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम साइंस की भाषा में कहें, बायो की भाषा में कहें तो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, आपको पहचानना है। ओके, खुद ही में क्लियर हो जाता है। ऑल पब्लिक पॉलिसी इनोवेशंस आर रूटेड इन टाइमिंग बिकॉज टाइम, आपको बिकॉज लगा कर देखना है, रीज़न ढूंढना है, क्यों रूटेड है टाइमिंग में। बिकॉज टाइमिंग इज एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ मशीन बट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 1। बोथ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन है, ये रीजन एजर्शन की फॉर्म में है। अगेन, गुड गवर्नेंस एंश्योर्स द सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के फ्रूट्स को प्रॉपर्ली लेना है तो आपको गुड गवर्नेंस को एंश्योर करना है। रीजन कहता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी गुड गवर्नेंस आर्किटेक्चर, कि पब्लिक फंक्शनरीज अगर अकाउंटेबल हैं तो ये किसी भी एक नॉर्मल गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो ये उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक मेन पार्ट है। ठीक है, आपको पहचानना है, रीजन एजर्शंस जो हैं ये पहचाननी, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं हैं। ट्रू हैं तो क्या जो एजर्शन है रीजन उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करवाता है। ठीक है, और ये देखता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर्ली जो है वो हर एक तक पहुंच पा रही है या नहीं, बिल्कुल करती है। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी जो है पब्लिक फंक्शनरी की, ये एक इंटीग्रल पार्ट है गुड गवर्नेंस के लिए, बिल्कुल ये भी है। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट गुड गवर्नेंस का से पब्लिक फंक्शनरी की जो अकाउंटेबिलिटी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स जो हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसका इससे रिलेशन नहीं है। गुड गवर्नेंस काम करिए, ठीक है, पब्लिक फंक्शनरी अकाउंटेबल है, ये भी ठीक है, बट गुड गवर्नेंस का प्रॉपर्ली जो है वो सस्टेनेबिलिटी से काम करना या उसका ये इंश्योर करना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर्ली हर एक तक पहुंच रही है या हो रही है या नहीं हो रही, इसका पब्लिक फंक्शनरी के अकाउंटेबल होने से रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Okay, that is 2. Okay, तो ये था आपका दिसंबर 2022 का पेपर। I am done with this paper. Thank you so much for watching the video. Kindly like, share and comment below the video.
और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।